आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि हमारे चारों तरफ कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे टेबल, चेयर, लैपटॉप, दरवाजा, बीकर, पेन, पेंसिल, रबर, वुड का टुकड़ा, गत्ता, पॉलीथिन्स, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर, खिलौने जो लकड़ी के थे, प्लास्टिक के थे, छोटी गेंद और भी कई सारी वस्तुएं। हमने देखा था कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर ये सारी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों यानी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि यदि मैं मेज या कुर्सी की बात करूं तो वो लकड़ी की बनी हो सकती है, वो धातु की बनी हो सकती है या फिर वो प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि एक ही वस्तु में अलग अलग मटेरियल्स भी हो सकते थे। जैसे कि हमने पेन वाले एग्जाम्पल में देखा था, जिसमें उसकी बॉडी ग्लास की, पीछे का ढक्कन प्लास्टिक का और निडल धातु की बनी हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। जैसे यदि हम कटोरी का एग्जाम्पल ले तो वो कटोरी कागज की हो सकती है, कांच की हो सकती है, धातु की हो सकती है या फिर प्लास्टिक की हो सकती है। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी वस्तु एक निर्धारित मटेरियल या एक निश्चित पदार्थ से ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यदि हम उस पर्टिकुलर या उस निर्धारित पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह वस्तु हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। जैसे यदि मैं कप को कागज से बनाने का कोशिश करूं तो उसमें मैं पानी को नहीं रख सकती हूं। तो ऐसे में ग्लास बनाने के लिए हम कांच का, प्लास्टिक का, धातु का, इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। बाद में हमने मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि उसकी अपीयरेंस, उसकी हार्डनेस। अपीयरेंस पर हमने ये देखा कि कुछ पदार्थों में धात्विक चमक होती है और कुछ पदार्थों में चमक नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि हर चमकदार वस्तु धातु ही हो, क्योंकि कई सारी अधात्विक वस्तुएं भी चमकदार हो सकती हैं और कई सारी धातुएं ऐसी होती है जिनमें धात्विक चमक नहीं होती है। उसके बाद हमने पदार्थों को उनकी कठोरता के आधार पर वर्गीकृत किया, जैसे कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जिन्हें हम दबाकर संपीड़ित नहीं कर सकते या जिन पे खरोंच नहीं लगती, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हम सरलता से दबा सकते हैं, जैसे कि स्पंज का टुकड़ा, रबड़ का टुकड़ा और कॉटन। परंतु कठोर वस्तुएं जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा या लकड़ी के टुकड़े को हम दबाकर संपीड़ित नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, इस भाग में हम पदार्थों के गुण या मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सॉल्युबिलिटी और पारदर्शिता। और बाद में हम ये भी जानेंगे कि हमें पदार्थों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या उसके कुछ फायदे हैं या नहीं। तो चलिए इसे हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब हम मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहा जाता है और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते हैं। इसके लिए मुझे
चाहिए होगा टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भरा हुआ है, स्पैचुला, वॉच ग्लास, और वॉच ग्लास में मेरे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा डालेंगे। इसे हम ग्लास रॉड से एक बार शेक कर देंगे। आप देखेंगे कि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है, मतलब कि लकड़ी का बुरादा जल में अविलय है। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ी सी शक्कर या शुगर डालेंगे। इसे भी हम ग्लास रॉड से अच्छे से स्टर करेंगे। क्योंकि शक्कर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। हम थर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ी सी सॉइल या मिट्टी डालेंगे। आप देखेंगे कि मिट्टी पानी में नीचे जाके बैठ जाती है। ये पानी में घुलती नहीं है क्योंकि मिट्टी भी पानी में अविलय होती है। अब हम हमारी अगली टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा चॉक पाउडर डालेंगे। आप देखेंगे कि चॉक पाउडर भी पानी में नीचे जाके बैठ जाता है। ये भी जल में अविलय है। अब हम हमारी लास्ट टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसे ग्लास रॉड से स्टर करेंगे। बच्चों, आप देखेंगे कि नमक पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है क्योंकि ये पानी में विलय या सॉल्युबल है। हम लोगों ने जो टेस्ट ट्यूब चीनी के लिए रखी थी, अब हम उसे देखते हैं। हम देखेंगे कि चीनी भी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है, मतलब कि वो भी जल में विलय है। बच्चों, आपने देखा कि नमक और शक्कर जब इन्हें हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में अच्छे से घुल जाती है, परंतु जब हमने लकड़ी का बुरादा, मिट्टी या चॉक पाउडर डाला तो वो पानी में नहीं घुले, अपितु वो नीचे बैठ गए। बच्चों, अभी आपने देखा कि हमने पानी में सॉलिड मटेरियल्स को डिसॉल्व किया। अब हम सॉलिड पार्टिकल्स की जगह लिक्विड मटेरियल्स का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि कौन से मटेरियल पानी में विलय होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें कुछ बूंद तेल की डालेंगे। आप देखेंगे कि तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये दो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। तेल ऊपर की तरफ एक परत बना लेता है। अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा
विनेगर डालेंगे। हम देखते हैं कि विनेगर पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और आप विनेगर और पानी को अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं। बच्चों, अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम नींबू पानी डालेंगे। आप देखेंगे कि नींबू पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और दो अलग अलग परत नहीं बनाता है। बच्चों, अभी हमने लिक्विड में मटेरियल्स को डिसॉल्व करने के बारे में देखा कि कौन से मटेरियल्स पानी में सॉल्युबल है और कौन से नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या पानी में गैस भी घुलनशील होती है? तो बच्चों, जरा उन नदी या समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में सोचिए। वो समुद्र या नदी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही प्रयोग अपने श्वास लेने में करते हैं, क्योंकि गैस भी पानी में घुलनशील होती है। इसीलिए जो जीव जंतु समुद्र और नदियों में रहते हैं, वे जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने में करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा भी कई अन्य गैसें पानी में घुलनशील होती है। विलय: जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं, उन्हें जल में विलय या घुलनशील कहते हैं। अविलय: जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हैं, उन्हें जल में अविलय या अघुलनशील कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से पार्टिकल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी से ये देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट पानी में तैरते रहते हैं और कौन से पानी में डूब जाती है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। इसके लिए हम एक बीकर लेंगे और ये मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले कुछ कलरफुल स्टोन्स। आप देखोगे कि ये स्टोन्स पानी में डूब गए हैं, ये फ्लोट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक पत्ती। आपने क्या देखा कि ये पानी में तैर रही है। अब हम हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट एक कॉइन लेंगे। कॉइन मेटल का बना होता है। आपने क्या देखा कि कॉइन भी पानी में डूब जाता है। अब हम लेते हैं हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट, जो कि है एक वुडन का टुकड़ा, एक लकड़ी का छोटा पीस। हम क्या देखेंगे कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता रहेगा। अब हम फिफ्थ ऑब्जेक्ट, ये है एक छोटी सी मेटल की चेन। वो भी मेटल की थी तो वो पानी में डूब गई। नेक्स्ट एक चाबी। चाबी भी मेटल की बनी होती है, इसीलिए वो पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट एक स्पॉन्ज का टुकड़ा। स्पॉन्ज का टुकड़ा पानी में ऊपर तैरता रहता है। अब हम लेंगे इरेजर या रबर। रबर पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट एक कैंडल। हम क्या देखेंगे कि ये कैंडल पानी में ऊपर तैरती रहती है। हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है एक क्लॉथ पिन, जो कि वुडन का बना हुआ है। और हम देखेंगे कि ये ऊपर तैरता रहता है। आपने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाते हैं और कुछ पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। ये
इन पदार्थों की डेंसिटी के कारण होता है। जो पदार्थ पानी से ज्यादा भारी यानी कि पानी से ज्यादा डेंस होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जब हमने ये एक्टिविटी की थी हमने देखा कि मेटल की रिंग ये सब पानी में डूब जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मेटल की हर एक वस्तु पानी में डूब जाए। आपने समुद्र में चलते जहाजों को देखा होगा, वो भी मेटल के ही बने होते हैं, पर उनका एक स्पेशली शेप दिया जाता है जिसके कारण वे पानी पे तैरते रहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने एक नई प्रॉपर्टी कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती है और कौन सी डूब जाती है के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई का गेम तो खेलते होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आप जाकर छुप जाइए, तो क्या आप किसी ग्लास के पीछे या किसी कांच के पीछे जाके छिपेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आर पार आप आसानी से दिख जाएंगे। कांच के पीछे छिपने की बजाय आप एक दीवार के पीछे छिपना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दीवार के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि ये कांच का टुकड़ा जिसके आर पार मैं आसानी से देख सकती हूँ, या फिर ये पॉलीथिन का टुकड़ा, इसके आसपास भी मैं आसानी से देख पाती हूँ। परंतु यदि मैं ये कागज का गत्ता लूं तो क्या इसके आर पार मैं देख पाऊंगी? इस कागज के गत्ते के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। ऐसी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जिसे ओपेक कहा जाता है। तो बच्चों, हमने दो वस्तुओं के बारे में पढ़ा, पारदर्शी और अपारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके वे कहलाती है पारदर्शी, और जिनके आर पार नहीं देखा जा सके वे कहलाती है अपारदर्शी। इन दोनों के अतिरिक्त एक और प्रकार का मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास ये एक वाइट पेपर है और थोड़ा सा ऑयल। मेरे पास एक ब्रश है, उस ब्रश की हेल्प से मैं इस ऑयल को इस पे लगाऊंगी। बच्चों, ये आपको याद है कि जब हमने फैट या वसा का टेस्ट किया था तब भी हम यही करते थे, और यदि फैट प्रेजेंट होता था तो कागज पर ऑयली पैचेस बन जाते थे। और अब हमें जब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बनाना है तब भी हम ये सेम काम करते हैं। ये देखिए, जब हमने पेपर पे ऑयल लगाया तो एक ऑयली सा पैच बन गया, और जब इस ऑयली पैच से मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इस एक्टिविटी को आप भी घर पे करके देखिएगा और देखिएगा कि आपको कैसा दिखाई देता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई दे उन्हें पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। पारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। अपारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता है।
पारभाषी, कुछ पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ऐसे पदार्थ के आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है। ऐसे पदार्थ को पारभाषी कहते हैं। अभी आपने एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब जरूरत पड़ती है कि हम इन मटेरियल्स को सॉर्ट करके ग्रुप क्यों बनाते हैं। आपने दुकानों में देखा होगा कि दुकानदार साबुन को एक साथ, खाने पीने की सामान को एक साथ रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रकार से समूह बना देने से अध्ययन करना और अवलोकन करना सरल हो जाता है। इसीलिए पदार्थों को समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस अध्याय में हमने ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल यानी वस्तु और पदार्थों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ा, जिसमें हमने अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, क्या वो फ्लोट करती है या डूब जाती है, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों, हम मिलेंगे अब अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।